को नो हाउ नहीं पता, आप किस तरीके से मशीनरी का सेटअप करें, किस तरीके से ग्राहक लेकर आए, अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, लोकेशन कैसे चूज करें। ऐसे एक बिजनेस को शुरू करने में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको उनकी जानकारी नहीं है तो आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए। आपको हमारे ब्रांड के लिए कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, इसका इंटीरियर कैसे डिजाइन होगा, मशीनरी कैसे सेटअप होगी, SOP क्या होगी, आपको ग्राहकों को कैसे बुलाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, अपनी पोजिशनिंग कैसे करनी है, आपको प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, आपको दुकान कितने बजे खोलनी है, कितने बजे बंद करनी है। ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। कई लोगों को लगता है दुकान का मतलब क्या हो, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, लेकिन कई बार दुकान खुलती शाम को 4 बजे, बंद रात के 12 बजे होती है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अगर कोई आपको बोल रहा है कि 25 लाख रुपए लगाओ, 5 लाख रुपए महीना कमाओ, मैं एक बात बोलूँ, अगर मैं किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंख बंद करके कंपनी पे विश्वास कर लूं। पैसा लगा दो, उस पैसे का रिटर्न आपको मिलता रहेगा, जो सेल्स आएगी उसका परसेंटेज आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपका इंटरफेरेंस नहीं है। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। जहां पर रिस्क आपका कम होता चला जाएगा, आपका प्रॉफिट कम होता चला जाएगा। ये व्यापार का नियम है। उसी में लगे हुए हो, सवेरे उठ कर पहले झाड़ू आप ही लगाते हो, फिर गल्ला आप ही संभालते हो, पूजा आप ही करते हो, ग्राहकों को सामान आप ही दिखाते हो, बेचते आप ही हो। मतलब मैं इसको कहता हूँ सीता से लेकर रावण तक का रोल आप ही कर रहे हो इस रामायण के अंदर। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बिजनेसमैन नहीं हो। तो ऐसी अगर कोई फ्रेंचाइजी है तो 1 लाख रुपए से कम में शुरू नहीं होगी। अब 1 लाख रुपए में कौन सी फ्रेंचाइजी मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने एक SOP बनाई हुई है कि आज उन्हें पता है कि नॉर्थ इंडिया वाले क्लाइंट हमारे यहाँ आएंगे तो उन्हें नॉर्थ इंडिया वाला टेस्ट हमें देना है, ताकि जब वो वापस नॉर्थ इंडिया जाए तो हमारे यहाँ आए। चला भी जाऊँ नहीं तो उसको फेंक दूँ बाहर। 1000-2000 का नुकसान हुआ, लेकिन क्या दोबारा उस ब्रांड में मैं चढ़ूंगा कभी? बिल्कुल। आपका ट्रस्ट खत्म हो गया। ट्रस्ट खत्म हो गया एक ब्रांड से। तो ये चीजें होती हैं कि आपको ऐसे सिस्टम पे काम करना है। अब वापस आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, 50,000 लाख रुपए, 50,000 लाख में बिजनेस बहुत शुरू हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस शुरू नहीं हो सकते। एक शब्द में जवाब दूं, बिल्कुल। भेड़ चाल सुना है शब्द, कि आप कितना पैसा उसमें लगा सकते हो। जितना पैसा आप लगा रहे हो, 1 साल तक नुकसान गया तो क्या नुकसान झेलने की कैपेसिटी है क्या आपके पास? आपको क्या लगता है एयरपोर्ट पर जितने ब्रांड खुल रहे हैं, क्या बहुत पैसे कमा रहे हैं? जस्ट फॉर द विजिबिलिटी इज ऑन। आपकी मार्केटिंग हो रही है कि समटाइम्स क्या होता है कि आपके प्रपोजल में और आपके एक्चुअल में इतना डिफरेंस हो जाता है कि फ्रेंचाइजी पहले दिन ही कर्जे में चला जाता है। विजय माल्या जी के बारे में किसी को पता था किंगफिशर एयरलाइन बंद हो जाएगी? ठीक है ना। किसी को पता था क्या कि ये गीतांजलि ज्वेलर जो नीरव मोदी जी हैं, नमस्ते हो जाएंगे? ठीक है ना। ललित मोदी जिसने IPL खड़ा किया वो फरार हो जाएगा। सर स्वागत करते हैं आपका हमारे इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। स्वागत है सर। थैंक यू सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आज की डेट में ना जब भी माइंड में ये आता है कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत सारी चीज़ें, चैलेंजेस मेरे सामने में आते हैं। क्या बिजनेस स्टार्ट से शुरू करना सही है या फिर मैं एक फ्रेंचाइजी के थ्रू से जाऊं? क्योंकि मुझे लगता है आपसे बेटर इस चीज़ का रिप्लाई कोई नहीं कर पाएगा। प्रणव जी, देखिए कि अपना बिजनेस करना भी उतना ही सही है जितना सही फ्रेंचाइजी लेना है। अब अगर मुझे किसी बिजनेस की पूरी नॉलेज है जी, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसे हैंडल कैसे किया जाता है, उसका ऑपरेशन कैसे मैनेज करें, उसके लिए क्लाइंट्स कैसे लेकर आएँ, तब तो आप अपना बिजनेस शुरू करें। लेकिन अभी आपने सपोज करिए ग्रेजुएशन की है, अभी आपने कोई एक्सपीरियंस भी गेन नहीं किया है और आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको फ्रेंचाइजिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नो हाउ नहीं पता, आप किस तरीके से मशीनरी का सेटअप करें, किस तरीके से ग्राहक लेकर आए, अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, लोकेशन कैसे चूज करें। ऐसे एक बिजनेस को शुरू करने में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको उनकी जानकारी नहीं है तो आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए। अब आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो क्या होगा कि कंपनी आपको बताएगी कि आपको हमारे ब्रांड के लिए कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, इसका इंटीरियर कैसे डिजाइन होगा, मशीनरी कैसे सेटअप होगी, SOP क्या होगी, आपको ग्राहकों को कैसे बुलाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, अपनी पोजीशनिंग कैसे करनी है, आपको प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, आपको दुकान कितने बजे खोलनी है, कितने बजे बंद करनी है। ये भी एक बड़ी चीज होती है। कई लोगों को लगता है दुकान का मतलब क्या हो, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, लेकिन कई बार दुकान खुलती शाम को 4 बजे, बंद रात के 12 बजे होती है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो आपको ये सारी चीजें कौन सिखाएगा? जब आप कोई फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो शॉर्ट एंड सिंपल में, जब आपको किसी बिजनेस की पूरी नॉलेज हो, जैसे आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं जी। आज आपको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी नॉलेज है, ग्राहक भी लाने का पता है, मार्केटिंग भी पता है, हर चीज पता है, तो आप अपनी एजेंसी स्टार्ट करिए। लेकिन अभी आपने सपोज कर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भर किया है, आपको नहीं पता कि हम कस्टमर किस तरीके से लेकर आएँ, कस्टमर एक्वायर कैसे करें, ऐड कैसे चलाएं, किस तरीके से अपनी ऐड कॉस्टिंग कम से कम करें, तो उस केस में क्या करना चाहिए? किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजिंग ले लो।
काम तो आपको दोनों केस में करना है, प्रॉफिट आपको दोनों केस में मिलेगा, बस आपका बिजनेस स्मूथ रन करेगा जब आप फ्रेंचाइज ले लेंगे। एक रिसेंट का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। मेरे एक क्लाइंट रहे हैं पास में, तो उन्होंने एक फ्रेंचाइजी लिया। नून शार्क टैंक में एक ब्रांड फीचर हुआ और उनका फ्रेंचाइजी लिया, और फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, बढ़िया इंटीरियर कराया, और मैं बड़ा एक्साइटेड था उनके साथ में वर्क करने को लेके। बट जैसे ही उनके 2-3 महीने बीते तो उनके चैलेंजेस, जैसे अभी आपने एक पॉइंट मेंशन किया कि कई फ्रेंचाइजीज रात में ही चलती हैं। उनका जो कस्टमर का जो फूड फ्रेंचाइजी था, है ना, तो अब रात को लोग आते ही 11-12 बजे के बाद थे, और मैक्सिमम वहां पे जिस लोकेशन पे उन्होंने लिया था वो रात के 10-10 बजे के बाद उनका पावर कट हो जाता था, सपोर्ट ही नहीं था ना, जनरेटर का सपोर्ट। ऐसे केस में एक फ्रेंचाइजी जहां पे मैंने 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और मेरे को ये चैलेंज आ गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ चैलेंज होगा कि रात को 10 बजे 10:30 बजे के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मुझे पता है मेरा कस्टमर, तो ऐसे केस में मैं क्या करूं? मेरे लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं शुरू से ही जानकारी रखूं इन सब चीजों के केस में? देखिए, जब भी आप फ्रेंचाइजी लें तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस की पूरी जानकारी लें। अगर मैं किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंख बंद करके कंपनी पे विश्वास कर लूं। आप व्यापार तो कर ही रहे हो ना, बस अब आपने कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, जैसे मशीनरी कौन सी आएगी, सेटअप कैसे होगा, एसओपी कैसे बनेगी, प्राइसिंग कैसे होगी, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस बिज़नेस के लिए ग्राहक मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं आपको बात करता हूँ, आपने कहा कि किस टाइमिंग के लेकर। अब टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है, लेट सपोज कि आप ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस कर रहे हो, तो वो सुबह 8 बजे या 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बहुत है, क्योंकि रात को किसी को याद नहीं आएगा मुझे दाल लेना है, मुझे घी लेना है, मुझे सब्जी लेनी है। ये सब लोग दिन में कर लेते हैं। लेकिन अगर अब आपने आइसक्रीम पार्लर खोला है, आपने पान काउंटर खोला है, अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस किया है जो लोग रात खाने के बाद प्रेफर करते हैं लेना, तो ऐसे में आप देखिए कि आज के दिन अगर हम टायर 1 सिटीज़ की बात करें तो हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। हम रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद फैमिली के साथ अपनी कार में जाते हैं पान खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, या कोई स्नैक्स मंचिंग करने के लिए। तो आप देखेंगे, मैं आपको एक ब्रांड बताता हूँ, ज्ञानीज, ठीक है ना, बहुत वेल नोन ब्रांड है। इसके काउंटर्स रात के 1 बजे तक खुले हुए होते हैं, रात को 1 बजे भी, क्योंकि रात को 1 बजे भी लोग संडे लेने या फिर आइसक्रीम लेने आते हैं, ऐसे जितने भी आइसक्रीम पार्लर्स हैं। तो अगर वो बोले कि नहीं मैं तो 7 बजे दुकान बंद कर दूंगा, तो उनका धंधा रह जाएगा 50% से भी कम। बिल्कुल सही, क्योंकि 50% बिजनेस शाम के 7 बजे के बाद रात के 1 बजे तक आता है। तो अब आपको यह देखना है कि मैं बिजनेस कौन सा कर रहा हूं। अगर आपने बिजनेस को नहीं समझा, उसके ग्राहकों को नहीं समझा, अपनी टारगेट ऑडियंस को नहीं समझा, ऑडियंस की पेइंग कैपेसिटी को नहीं समझा, जैसे कि सपोज करिए आपने कोई बहुत महंगा केक का ब्रांड या बहुत महंगा आइसक्रीम का ब्रांड ऐसी जगह खोल दिया जहां पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। लेट सपोज आपने एक आइसक्रीम स्कूप बोले कि 200 रुपए की बिकती है मेरी, या स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी 300-400 रुपए की आपकी एक कॉफी होती है, ये आपने किसी बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास या झुग्गी वाली लोकेशन में स्टार्ट कर दिया। वहां पर लोग क्या 400 रुपए की कॉफी पीने आएंगे? बट क्या यहाँ पे फ्रेंचाइजी जो बाय कर रहा है बंदा, उसको ये चीज़ ध्यान करने की ज़रूरत है, या ये फ्रेंचाइजी जो ब्रांड्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि वो अपनी एक एनालाइज करके बता पाए कि मेरा इस लोकेशन के ऊपर काम चलेगा? दोनों की जिम्मेदारी है। समटाइम्स अगर फ्रेंचाइजर अगर लोकेशन एनालाइज करने में फेल हो गया, तो क्या आपको नहीं पता है कि आप जब कोई बिजनेस ले रहे हैं तो उस बिजनेस का प्राइस पॉइंट क्या है, किस तरीके के ग्राहक आएंगे वहां पर, किस तरीके के लोगों को मुझे सर्व करना है, वहां पर टाइमिंग क्या रहने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 7 बजे के बाद वहां चोरी चकारी या फिर लोग दारू वारू पी कर हंगामा कर रहे हैं, कहीं ऐसी लोकेशन तो नहीं है। अब आपने फैमिली के लिए एक लाउंज खोला है, ठीक है, और उसके 2 कदम दूर ही अगर 4-5 ठेके खुले हुए हैं और वहां पर वो रिक्शे वाले और वो सारे दारू पीकर हंगामा करने वाले लोग जो होते हैं जिस तरीके के, अगर स्मेकी अगर वहां पर हैं, तो क्या आपकी वो लोकेशन ठीक है? हो सकता है फ्रेंचाइजर को ना पता हो कि रात को यहां पर इस तरीके के लोगों का हुजूम होता है। अच्छा, आपने जो ऑप्शन बताया उसके अंदर मैं जो जिसको समझ पा रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी ली है और कंपनी का ओन्ड है, वो कंपनी का बंदा रन कर रहा है। बट एक और मॉडल यहाँ पे होता है फोफो, जहाँ पे होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। ऐसे मॉडल के अंदर भी जिसने जो फ्रेंचाइजी लिया उसको उतना ही एफर्ट करना पड़ता है। मैं आपको तीनों मॉडल बता देता हूं। फ्रेंचाइजी जब आप लेना शुरू कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि मैं कौन से मॉडल में फ्रेंचाइजी ले रहा हूं,
3 मॉडल होते हैं खासकर, और मैंने चौथा मॉडल भी लोगों को बताया है जो बहुत फ्रूटफुल होता है। सबसे पहला फोफो जो आपने बताया, फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, जहां पर पूरा पैसा किसका लगा है? फ्रेंचाइजी जो बिजनेस शुरू कर रहा है उसका लगा है। ऑपरेशंस कौन कर रहा है? फ्रेंचाइजी, मतलब रात सुबह दुकान खोलने से लेकर रात के दुकान बंद करने तक सारे खर्चे, सब चीजों की देखभाल फ्रेंचाइजी खुद ही कर रहा है। तो इसको कहते हैं फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। 95% से ज्यादा बिजनेसेस जो इंडिया में चल रहे हैं वो फोफो मॉडल में ही चल रहे हैं। जी। सेफेस्ट मॉडल है किसी के लिए भी, विन विन मॉडल है ब्रांड के लिए भी और कंपनी के लिए भी, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसके लिए भी। दूसरा मॉडल आता है फोको मॉडल, जहां पर पूरा पैसा कौन लगाता है? जो फ्रेंचाइजी ले रहा है वो लगाता है, लेकिन ऑपरेशंस कौन करता है? कंपनी ऑपरेशन करती है। कई सारे ऐसे ब्रांड है, कंपनी बोलती है कि नहीं जी दुकान तो हम ही संभालेंगे, जैसे बड़े रेस्टोरेंट्स ब्रांड हो गए, ठीक है ना, हल्दीराम्स, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ये बोलते हैं ब्रांड तो हम संभालेंगे, जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है जी, हमें अपनी क्वालिटी कंट्रोल करना है, हमें हर चीज़ कंट्रोल करनी है, तो सब कुछ हम संभालेंगे, ठीक है। तो पैसा लगा दो, उस पैसे का रिटर्न आपको मिलता रहेगा, जो सेल्स आएगी उसका परसेंटेज आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपका इंटरफेरेंस नहीं है। आपको ये भी नहीं सोचना रेंट कितना जा रहा है, आपको ये भी नहीं सोचना कि मेरा इसमें सैलरी एक्सपेंस क्या है, डे टू डे एक्सपेंसेस क्या है, डिलीवरी एक्सपेंसेस क्या है, वेस्टेज क्या है, कुछ नहीं सोचना आपको। वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम, मतलब जब तक आपकी फ्रेंचाइजी का पीरियड है तब तक आप रिलैक्स होकर प्रॉफिट अर्न करो। तीसरा फ्रेंचाइजी मॉडल होता है कोको, जैसे आपने पेट्रोल पंप देखे होंगे, कंपनी द्वारा संचालित और कंपनी द्वारा स्वामित्व है, मतलब पूरा पैसा कंपनी ने खुद ने लगाया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं जिनको फंडिंग मिल गई। लेट सपोज आपने कोई ब्रांड शुरू किया और आपको 50 करोड़ की फंडिंग मिल गई, अब आप बोलोगे मुझे क्यों फ्रेंचाइजी देनी किसी और को, क्योंकि जब आप फ्रेंचाइजी देते हो तब एक बड़ा प्रॉफिट का मार्जिन भी आप फ्रेंचाइजी को देना पड़ता है, क्योंकि जिसने पैसा लगाया वही तो ज्यादा कमाएगा जी, ठीक है। तो यहां पर आपने अपने स्टोर्स खोले और ज्यादा पैसा खुद कमाया, ज्यादा टर्नओवर आपका हो रहा है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू ज्यादा आपकी बढ़ रही है, तो कोको मॉडल होता है तीसरा। चौथा जो मॉडल होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी मैनेज्ड, ये सबसे बढ़िया मॉडल मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि आज जब कोई बिजनेस शुरू करता है, जैसे आपका पहला सवाल था कि मैं बिजनेस करूं या फ्रेंचाइजी लूं, तो यहां पर जब कोई फ्रेंचाइजी लेता है उसको बिजनेस मैनेज करने का तरीका नहीं पता होता है, उसे बिजनेस मैनेज नहीं करना आता है, तो कंपनी बोलती है आप मैनेज मत करो, मैनेजमेंट मैं ही करूंगी, आप केवल गल्ला और सुपरविजन संभालो। लेट सपोज आपने कोई रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ली, तो किचन कैसे मैनेज करनी है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, डिलीवरी कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें कंपनी मैनेज करेगी। वहां की सैलरी आप दोगे, वहां का सुपरविजन आप करोगे, सारा सेल्स आप अपने पास लेकर जाओगे, जो रेवेन्यू आएगा वो सब आपके पास आएगा। तो यहां पर क्या हो गया कि आपको टेंशन खत्म हो गई कि भैया दुकान कितने बजे खोलनी है, सब्जी कहां से आएगी, तो सामान कैसे बनेगा, तो डिलीवरी कैसे होगी, बिलिंग कैसे होगी, वो आपकी टेंशन खत्म। कौन कर रहा है? कंपनी मैनेज कर रही है। तो लेट द कंपनी मैनेज द स्टोर। इन सारे स्टोर्स के अंदर, मतलब जो इन सारे मॉडल्स के अंदर अगर मैं बातचीत करना चाहूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा और किस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, अगर मैं फोको की बातचीत करूँ तो? देखो बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, जितना रिस्क लोगे उतना ज्यादा कमाओगे। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। जहां पर रिस्क आपका कम होता चला जाएगा आपका प्रॉफिट कम होता चला जाएगा, ये व्यापार का नियम है। तो इस नियम में आप समझो फोफो में सबसे ज्यादा रिस्क है, तो रिस्क सबसे ज्यादा है तो प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? फोफो में ही होगा। फोको में सबसे कम रिस्क है, क्योंकि सारा पैसा खर्च कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है, वेरिएबल एक्सपेंस। तो सबसे कम रिस्क है, तो आपका सबसे कम प्रॉफिट भी यहीं पर होगा, और साथ ही साथ आपका पूंजी भी जो आपका स्टैक पर रहेगी, क्योंकि आपने सब कुछ हैंडओवर किसको कर दिया? ब्रांड को हैंडओवर कर दिया, आप ही संभालो, ये लो मेरा पैसा, अब आप धंधा चलाओ, मुझे पैसा दो। तो ऐसे में आपका रिस्क मिनिमाइज्ड नहीं, कई बार आप रिस्क टेकिंग पोजीशन पे आ जाते हो, हायर रिस्क में हो गया। अब तीसरा बात करो एफओसीएम, यहां पर कंपनी मैनेज कर रही है, रिस्क आपका अभी भी ज्यादा है, तो फोफो से तो कम कमाओगे लेकिन फोको से ज्यादा कमाओगे और पूरा पैसा आपके हाथ में रहेगा। मतलब यू आर सेफ एट द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको हमेशा जब आपको एफओ में और एफओसीएम में चुनने को मिल रहा हो तो आप एफओसीएम चुनो, अगर एफओसीएम नहीं है तो फोफो इज द बेस्ट मॉडल एज पर, मतलब आप मुझसे पूछोगे तो। अच्छा, आपने तो एक अच्छी एक्सपर्टीज़ है फ्रेंचाइजी के अंदर, तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल वैल्यूज़ की भी बातचीत करूँ तो फ्रेंचाइजी कितने रुपए से स्टार्ट हो जाती है लेना, और ज़्यादा तो वो करोड़ों रुपए में भी जा सकती है। मिनिमम अगर हमारे ये दर्शक अगर देख रहे होंगे और किसी का मन है फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करने का, तो वो कौन सी टिकट साइज़ है जिससे वो अपनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं? कई बार ना यहाँ पर ना फ्रेंचाइजी का जो है ना शब्द ही लोगों को सही तरीके से नहीं पता है। जैसे हम बोल देते हैं कि मुझे बिजनेस करना है,
अच्छा, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है कि जहां पर आपको अपना अधिक समय नहीं लगाना, आपके लिए आपकी एंटरप्राइज कमा कर दे रही है। ठीक है ना? एंटरप्राइज मतलब आपकी दुकान। ठीक है ना? हम उस दुकान को बिजनेस बोल देते हैं। वो दुकान आपका बिजनेस नहीं है, वो दुकान आपका एक ठैया है, वो एक एंटरप्राइज है। बिजनेस का मतलब क्या है? जब आपको एंटरप्राइज कमा कर दे रही है, अब आप उसी में लगे हुए हो। सवेरे उठकर पहले झाड़ू आप ही लगाते हो, फिर गल्ला आप ही संभालते हो, पूजा आप ही करते हो, ग्राहकों को सामान आप ही दिखाते हो, बेचते आप ही हो। मतलब मैं इसको कहता हूं सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते सीता हैं। से लेकर रावण तक का रोल आप ही कर रहे हो इस रामायण के अंदर। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बिजनेसमैन नहीं हो। तो लाइकवाइज फ्रेंचाइजिंग में भी लोग क्या सोचते हैं कि मैंने आपसे एजेंसी ले ली। जैसे आपकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, मैंने कहा कि भाई मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सेल करना शुरू करूंगा और आप मुझे इसके बदले कमीशन दोगे क्या? अरे कोई क्यों मना करेगा? बैठे बैठाए ग्राहक आ रहा है सामने वाले के पास। तो आपने इस बात के मुझसे 20-25-50 हज़ार रुपए ले लिए। अब आपने क्या बोला कि आशीष अग्रवाल तो मेरी फ्रेंचाइजी है। सो दिस इज नॉट फ्रेंचाइजी, दिस इज अफिलिएट एज फार एज डिजिटल मार्केटिंग इज कंसर्न, और एजेंसी। जैसे कि अब आप बात करो, लोग इसको भी फ्रेंचाइजी बोलते हैं। अगर हम इसको फ्रेंचाइजी मान लें तो जीरो से भी फ्रेंचाइजी शुरू हो जाती है। बैंक साथी एक कंपनी है जिसके लिए मैंने काम किया हुआ है, उन्होंने 10,000 से ज़्यादा एजेंट्स बनाए हैं और आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जीरो लागत में उनको एक कोड मिल जाता है, एप्लीकेशन मिल जाता है, आप मार्केटिंग करो और पैसे कमाओ। ठीक है ना? ये लेकिन फ्रेंचाइजी नहीं है, ये एजेंसी है। अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करें, जहां पर आपको एक स्टोर मिल रहा है, जहां पर आपको एक ऑफिस खोलकर बैठना पड़ रहा है, जहां पर आप डायरेक्टली काम कर रहे हो किसी ब्रांड के साथ, आइदर यू और आपके द्वारा ऑथराइज किया हुआ कोई आदमी। जैसे समटाइम्स क्या होता है कि आज मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे फ्रेंचाइजी लेनी है, तो मैं 20 फ्रेंचाइजी ले लूंगा और 20 फ्रेंचाइजी में एक ऑथराइज पर्सन बिठा दूंगा। तो वो ली तो मैंने ही है, मैं ही उसमें काम कर रहा हूं, डायरेक्टली नहीं कर रहा, मेरा कोई पर्सन कर रहा है काम, तो लेकिन कर रहा है कोई ना कोई। तो ऐसी अगर कोई फ्रेंचाइजी है तो 1 लाख रुपए से कम में शुरू नहीं होगी। अब 1 लाख रुपए में कौन सी फ्रेंचाइजी मिलेंगी? आइदर उन्हें मिलेगी कार्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, और उन्हें मिलेंगी बहुत सारे कपड़ों की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। जो नया नया शुरू किया है, बहुत छोटे लेवल पर एक मोनोपोली राइट्स दे रहे हैं, ऐसी मिल जाएंगी। या फिर कुछ प्री स्कूल्स की फ्रेंचाइजीज मिल जाएंगी जो कहते हैं 75,000 लाख रुपए में आपको फ्रेंचाइजी दे देंगे, आपको एक मोनोपोली राइट दे देंगे। फ्रेंचाइजी के मतलब में आप एक चीज हमेशा समझ लेना, जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अगर आपको एरिया राइट नहीं मिल रहा है तो वो फ्रेंचाइजी नहीं है। सिंपल सी बात है ना। आज आप चाहे आपको 500 मीटर का एरिया राइट मिल रहा है, चाहे आपको 1 किलोमीटर का एरिया राइट मिल रहा है, लेकिन आपको एरिया राइट मिल रहा है तभी वो फ्रेंचाइजी है। नहीं तो क्या है, आपकी एक बिल्डिंग में चार माले की बिल्डिंग है, चारों बिल्डिंग में एक एजेंट है। अब LIC के एजेंट को हम फ्रेंचाइजी बोलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज घर में हर घर में LIC एजेंट हो गए। या फिर अगर मैं बात करूं, ये जो SMC या ऐसे ब्रांड होते हैं, एंजल वन, ये भी फ्रेंचाइजी देते हैं। अगर फ्रेंचाइजी देने से पहले हमने ये नहीं देखा कि भाई साहब आप एक ही एड्रेस पे अगर 4 लोगों को आपने एजेंट बना दिया तो आप फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे हो, आप एजेंट बना रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एजेंट नहीं बनाना है, फ्रेंचाइजी लेनी है। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? उस कंपनी की वजह से मुझे प्रॉफिट आ रहा हो। आज आप किसी बड़े ब्रांड का नाम लेकर एक स्टोर खोलोगे तो कुछ तो ग्राहक उसकी वजह से भी आने चाहिए ना। बिल्कुल, कुछ तो आने चाहिए। मैं कह रहा हूं 100% नहीं आएंगे, 10% तो आने चाहिए जी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हो, आप दूसरे की गुलामी कर रहे हो। अभी आपने 1 लाख रुपए का मेंशन किया, बट 1 लाख रुपए में तो वो तो बस आपको नाम देंगे, उसके अलावा आई गेस उनको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई इन्वेंट्री नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ रेट मिल जाता है। कई सारे मोमो के कार्ट हैं, कई सारे कॉफी कार्ट्स हैं, कई सारे टी कार्ट्स हैं, जो आपको एक कार्ट्स में भी क्या होता है, एक तो सेल्फ पुलिंग कार्ट होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल कार्ट, वो 20-25 हज़ार 30 हज़ार में बन जाते हैं छोटे कार्ट। उसी के अंदर 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये में आपके सारे यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। 15-20 हज़ार में आपको जो आपकी ब्रांडिंग सब चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ पर वो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं ले रहे होते, जो ब्रांड है वो प्रॉफिट नहीं ले रहे, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है कि मेरे नंबर ऑफ स्टोर्स या नंबर ऑफ कार्ट्स या नंबर ऑफ प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। जितना ज़्यादा मैं दिखूंगा उतना ज़्यादा मैं बिकूंगा। जैसे फ्रैंकी आपने देखा होगा, हर आपको गली चौराहे पे आपको एक फ्रैंकी का एक कार्ट नजर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप ऐसी नजर आओगे तो लोग बोलेंगे नहीं एक ब्रांड है। अगर आप एक ही जगह हो तो लोग आपको ब्रांड नहीं बोलेंगे। इस केस के अंदर जो भी जस्ट लाइक कार्ट का जो हुआ, इसके अंदर जो गुड्स होते हैं, वो भी क्या कंपनी ही प्रोवाइड कराती है, और ऐसे में वो क्वालिटी एश्योर कर पाते हैं?
क्वालिटी एश्योरेंस आपने एक बहुत बड़ा सवाल रेज किया है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हम एक ब्रांड में जहां चले जाएं एक जैसी क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो उन्होंने अपनी कोई यूनिकनेस तो बनाई नहीं, केवल अपना ब्रांड लगा के ठप्पा लगा के बेच दिया, अब जो मर्जी बेचो जी। तो ये भी कोई फ्रेंचाइजिंग का तरीका नहीं है। जब आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजिंग करना चाहते हो ना, तो उससे पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे आज अगर किसी लड़के को शादी करवानी हो, ठीक है ना, आज मुझे अपने बच्चे की शादी करनी हो, तो लड़की वाले क्या देखेंगे, उनका अपना घर है कि नहीं है, खुद कितना कमाता है। अच्छा, बाप के पास कितना पैसा आज इतना कोई वैल्यू नहीं करता है, लड़का खुद क्या काम करता है, कितना पढ़ा लिखा है, देखते हो, सब कुछ देखते हैं ना। हमारा जो फ्रेंचाइजी वाले लड़का है वो खुद कितना पढ़ा लिखा है, अब हम लोग ये देखेंगे जो हमारा जो फ्रेंचाइजी का ब्रांड जब हम किसी के साथ ब्याने जा रहे हैं, तो इसने खुद ने कितना कमाया है, खुद के सारे सिस्टम रेडी हैं कि नहीं है, कल को वो हमें सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कल को उसकी वजह से हमें ग्राहक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये सब चीजें पहले जो ब्रांड है वो फ्रेंचाइजी देने से पहले रेडी कर लें। मतलब वो एलिजिबल फॉर फ्रेंचाइजिंग है या नहीं है। अगर आपने नॉन एलिजिबल लोगों की फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है, वो तो पैसा कमा लेगा, आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि उसके पास सपोर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। वापस आता है आपके क्वालिटी के क्वेश्चन पर। सिंपल सा क्या होना चाहिए, जैसे हम फूड बिजनेस की बात करें तो हब एंड स्पॉक मॉडल है। आपको क्या करना चाहिए, आपके एक ही शहर में अगर मान लीजिए 10 आउटलेट खुल गए हैं, तो आप एक सेंट्रलाइज किचन बनाओ ना। हमारा एक ब्रांड है सुख चाय, उन्होंने मतलब आइडिया में बहुत बड़ी पोजीशन पर थे, वो पोजीशन छोड़कर उन्होंने सुख चाय के नाम से अपना ब्रांड शुरू किया, अपना सेंट्रलाइज किचन बनाया। आज उनके दिल्ली में 12 से 15 स्टोर्स हैं, हर स्टोर में सेंट्रलाइज किचन से जो बर्गर के टिक्की जाती है या फिर सैंडविच के जो अंदर पिट्ठी लगती है वो जाती है, स्प्रेड जो भी होता है, सारी एक ही जैसी क्वालिटी के सामान जाते हैं। वेंडर तय किए हुए हैं, बनाने का प्रोसेस SOP बनाया हुआ है। आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको टेस्ट में फर्क नहीं आएगा, चाय के टेस्ट में फर्क नहीं आएगा, सर्विस टू द कस्टमर एक जैसा आपको मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको रेडी करनी पड़ती है, तभी तो क्वालिटी एश्योर होगी। आज आप डोमिनोज का पिज्जा, मैकडोनल्ड का बर्गर या फिर कोई भी जो आपको पसंद है जो फूड, अगर आप किसी ब्रांड का खा रहे हो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपको एक जैसा मिल जाता है ना। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं साउथ इंडिया गया, चेन्नई गया। अब चेन्नई में डोसा के लिए भैया, साउथ इंडिया है तो डोसा। अब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूं कि मैंने वहां पर 2-3-4 ब्रांड का डोसा खाया जो लोकल थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वहां का डोसा सर्व करने का तरीका और नॉर्थ इंडिया में डोसा सर्व करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। 100% बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल अलग होता है। वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमें पसंद नहीं आया। फिर हमने क्या किया, डोसा खाना था तो मैंने देखा सरवना चलते हैं, सेम मिलेगा, उद्दीपी चलते हैं। तो जब हम वैसे ब्रांड में गए जो एक नेशनल ब्रांड है, जब हम वहां गए तो हमें डोसा खाकर मजा आया, क्योंकि उन्होंने एक SOP बनाई हुई है कि आज उन्हें पता है कि नॉर्थ इंडिया वाले क्लाइंट हमारे यहाँ आएंगे तो उन्हें नॉर्थ इंडिया वाला टेस्ट हमें देना है, ताकि जब वो वापस नॉर्थ इंडिया जाए तो हमारे यहाँ आए। तो ये एक तरीका होता है। ब्रांड की एक सोच ना लॉन्ग टर्म विजन के साथ होनी चाहिए। अगर कोई ब्रांड शॉर्ट टर्म विजन के साथ काम कर रहा है ना कि मुझे तो 100 फ्रेंचाइजी खोलनी है, जब मेरे पास कोई ब्रांड आता है, मैं उससे पूछता हूँ आपका टारगेट क्या है, बोल रहा मुझे 2026 में 100 फ्रेंचाइजी खोलनी है। मैंने कहा अच्छा, इसमें और आप क्या USP क्या है, आपका यूनिकनेस क्या है? बोला नहीं सर, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया है जी, बस मुझे 100 का टारगेट है, 100 तो करनी है। मैं कहता हूँ सॉरी सर, मैं नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि उसका टारगेट क्या है कि उसे 100 लोगों को बेवकूफ बनाना है। टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे 100 प्रॉफिटेबल ब्रांड्स बनाने हैं, मुझे 100 लोगों को व्यापार करवाना है, ताकि वो अच्छे से अच्छे लोगों को सर्व कर सके और अच्छे से अच्छा खुद से भी कमा सके। आपको अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना है, आपको नंबर ऑफ स्टोर पे फोकस नहीं करना है। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो नंबर ऑफ स्टोर तो अपने आप खुलते चले जाएंगे, राइट, लोग मांग के लेकर जाएंगे। बीकानेर वाले जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, एक बार मैंने उनसे बोला कि सर किसी को फ्रेंचाइजी लेनी है। बोले तू परेशान मत हो, मेरे पास ना 70,000 एप्लीकेशन आगे पड़े हुए हैं फ्रेंचाइजी के। तो मतलब नवरत्न अग्रवाल जी से बात हो रही थी, एक और जुड़ गया। बोल रहे कि एप्लीकेशन आगे पड़े हुए हैं मेरे पास इतने, बोल रहे हम रिप्लाई नहीं कर पाते, इतनी इंक्वायरी है। तो आप अपने ब्रांड पे काम करो ना, आपको फ्रेंचाइजी बेचनी ही नहीं पड़ेगी, फ्रेंचाइजी अपने आप बिक जाएगी। लोग ब्रांड पे काम नहीं करते हैं, लोग नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी पे काम करते हैं। एक इसमें एग्जांपल ऐसे देखेंगे ना, रिसेंट टाइम पे मेरे पास जैसे जो भी ब्रांड आते हैं, तो जो आपने बात किया कि नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी पे काम, तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज, जो मैं बेसिक चैलेंज देखता हूँ कि वो पहला जो टारगेट बनाते हैं कि मुझे बहुत कम पैसे में फ्रेंचाइजी ऑफर करनी है।
आपने लेट सपोज 50,000 1 लाख रुपए का एक बजट दिया, खूब एडवर्टाइजमेंट किया, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके पास में आ गई, या यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट किया, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखा, इमीडिएटली कॉल किया, उन्होंने फ्रेंचाइजी ले ली। रियल चैलेंज उसके बाद शुरू होता है, और बहुत सारे ब्रांड मैंने ऐसे खत्म होते हुए देखे हैं जो ब्रांड इस मॉडल पे चलते हैं। वहां पे आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या दिखता है? मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि उसके अंदर जो 50,000 में बेच रहे हैं जिस तरीके की फ्रेंचाइजी मॉडल, उनका जो बिजनेस मॉडल है ना, वही फ्रेंचाइजी बेचना ही है। दे आर नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। इसमें एक पॉइंट और भी है कि वो 50,000 ना जस्ट एक इनरोलमेंट ले लेते हैं, और उसके बाद वो दूसरी कॉस्टिंग शेयर करते हैं, इंटीरियर का अलग, ब्रांडिंग का अलग। दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि जब हम अपना फ्रेंचाइजी लेने के लिए जाते हैं तो थॉट प्रोसेस यही वाला आता है। बट इसीलिए आज हम एक्सपर्ट के साथ में हैं कि एक एक्सपर्ट एडवाइस पे काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें हैं। जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि सामने वाले की सोच क्या है। कई बार सामने वाले को केवल उतना ही पैसा लेना होता है जितने में मेरे नंबर ऑफ स्टोर्स खुल जाए। वो नहीं चाहते कि मैं आपसे फ्रेंचाइजी फीस लूँ, मैं आपसे किसी और तरीके से चुपचाप से कोई एक्स्ट्रा पैसा कमा लूँ स्टार्टिंग में। जैसे आज आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, लेट सपोज करिए कपड़ों का बिजनेस शुरू करना है। अब आज आपने कपड़ों का बिजनेस शुरू करना है तो आपने इंक्वायरी तो की होगी, आपने मार्केट रिसर्च किया होगा, तो आपने देखा होगा कि भैया 500 स्क्वायर फीट में एक दुकान खुल जाती है और उसमें 2 लाख रुपए का इंटीरियर लगता है, 3 लाख का स्टॉक ले आओ, 5 लाख में बिजनेस शुरू। अब आपको जब आपने मार्केट में गए, कपड़े वालों के पास तो कोई आपको 15 लाख बोल रहा है, कोई 20 लाख बोल रहा है, कोई 25 लाख बोल रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे यार ये तो अपना ही कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन किसी ने आपको बोला नहीं 7 लाख रुपए में करूंगा और 7 लाख में मैं आपको 5 लाख का स्टॉक दूंगा और 2 लाख रुपए इंटीरियर में लगाऊंगा, तो आप समझे नहीं, ये तो उतना ही मांग रहा है जितना लग रहा है, तो आप उसके साथ जुड़ जाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो ब्रांड दे रहा है उसका एक बोर्ड लग गया, ठीक है। अब कहते हैं ना उसकी कॉलर पे एक और तमगा लग गया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार जो ब्रांड है उनका सोच क्या होती है, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोर्स खोलने हैं। और ये कोई बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज कब है, जब आप उनको सपोर्ट ना करो। बुरी चीज कब है, जब आप केवल स्टोर खोलने पे फोकस कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे। आप ये नहीं देख रहे कि आज ग्राहक एक वहां पर जाएगा तो उसे अलग सर्विस मिलेगी, दूसरे स्टोर पर जाएगा तो अलग सर्विस मिलेगी। यहां तक मैं आपको बताऊं कि मुझे एग्जैक्ट ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा, आइदर एरो था या लुई फिलिपी था, मुझे एग्जैक्ट ब्रांड का नाम याद, किसी अच्छे ब्रांड से मैंने एक शर्ट ली, ठीक है, कहीं और से ली, कमला नगर से परचेज करी। अब यहां पर आकर मेरी वाइफ को कलर पसंद नहीं आया शर्ट का, तो मैं नोएडा के स्टोर में गया, वहां पर बिल दिखाया, वहां पर स्टोर ने वो शर्ट वापस ले ली और एक्सचेंज हो गया। इसी तरीके से एक बार मैंने जूता लिया था, ठीक है, 1 नंबर छोटा आ गया, मतलब पहनकर मुझे थोड़ा टाइट फील आ रहा था। तो नोएडा पे मैं गया, उन्होंने शूज लिया और 1 नंबर एक्स्ट्रा वाला शूज दे दिया। तो ब्रांड का यहां पर क्या मतलब हुआ कि ये फ्रेंचाइजी है सारी की सारी। हाँ, कहीं से भी आपने एक स्टोर से परचेज किया, दूसरे स्टोर पे रिटर्न कर दिया, मेरे ट्रस्ट वैल्यू बढ़ गई। तो आपने इस पे काम ही नहीं किया। अगर आपने इस पे काम नहीं किया, अब यहां पर मैं नोएडा के स्टोर पे गया तो वो क्या बोलेगा, आपने कमला नगर से खरीदा था, वहीं जाओ। अच्छा, वहां में हो सकता चला भी जाऊं, नहीं तो उसको फेंक दूं बाहर, 1000-2000 का नुकसान हुआ, लेकिन क्या दोबारा उस ब्रांड में मैं चढ़ूंगा कभी भी? बिल्कुल, आपका ट्रस्ट खत्म हो गया, ट्रस्ट खत्म हो गया एक ब्रांड से। तो ये चीजें होती हैं कि आपको ऐसे सिस्टम पे काम करना है, आपको ऐसा सिस्टम बनाना है कि आपके सारे स्टोर इंटरकनेक्टेड रहे हैं। ये कैसे रहेंगे, जब अपने सॉफ्टवेयर पर लाए होगे, उसे पता है ये जो स्टॉक किसका है, ब्रांड का है, ये ट्रस्ट है, तभी तो उसने वापस ले लिया ना। ये ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई वापस नहीं लेगा। अब ऐसे बहुत सारे नए ब्रांड है, मैं जानता हूं, मेरे अपने ब्रांड भी हैं, वो इस पे काम ही नहीं करते। वो बोलता है कि 3 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस है, 10 लाख का स्टॉक है, 5 लाख का इंटीरियर है, बेच दो। अब दूसरे का माल लेकर जाओगे, बोलेगा ये मेरा है ही नहीं, सेम ब्रांड का ठप्पा लगा हुआ, सेम बिल है, तब भी वो वापस नहीं करेगा। इस पे काम नहीं करते हैं लोग। अब वापस आपके क्वेश्चन पे आता हूं, 50,000 लाख रुपए, 50,000 लाख में बिजनेस बहुत शुरू हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस शुरू नहीं हो सकते। आज चाय का एक कार्ट लगाने में क्या ही इन्वेस्टमेंट आनी है। आप बड़ा कितना भी बना सकते हो, बेहतरीन कितना भी बना सकते हो। आज एक ई रिक्शा का कार्ट बनाओगे तो आपको 5 लाख रुपए लग जाएंगे, लेकिन ई साइकिल का कार्ट बनाओगे, मतलब इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा, ओनली साइकिल का कार्ट बनाओगे तो लाख रुपए में शुरू हो जाएगा। आज उसकी सोच ये है कि मेरे 50 कार्ट खड़े हो जाएं, ताकि उसके बेसिस पर मैं कल कोई दुकान खोल सकूं, उसके बेसिस पर कल की मैं फंडिंग लेने जा सकूं, उसके बेसिस पर कल को मैं बैंक से लोन ले सकूं। बहुत सारी चीजें होती है ना। पहले आप अपना बिजनेस तो बढ़ाओ,
एक बार आपका बिजनेस बढ़ गया, उसके बाद आपको गवर्नमेंट से फंडिंग मिल सकती है, आपको पब्लिक से फंडिंग मिल सकती है, आपको अपने नियर एंड डियर से पैसा मिल सकता है। लोग जब देखते हैं ना कि ये आदमी काम करके पैसा कमा रहा है, इस आदमी का तो नाम चल रहा है, तो लोग पैसा लेकर खड़े होते हैं आपके पीछे। और आप नहीं काम कर रहे होगे, आप नजर नहीं आ रहे होगे, आप मेहनत करते हुए लोगों को नजर नहीं आओगे, आपके मांगने पर भी आपको कोई पैसा नहीं देगा। तो इन चीजों का इंपैक्ट, मतलब जब आप फ्रेंचाइजी बेचते हो ना, तो उसका बहुत डीप इंपैक्ट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आज आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है ना, डाइटिंग करोगे, आप केवल वजन कम करने के लिए कर रहे हो, तो उससे क्या केवल वजन कम होता है? नहीं, ओवरऑल बॉडी पर इंपैक्ट आता है, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, चेहरे पर चमक बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। राइट। काम एक किया, इंपैक्ट बहुत सारे हुए। फ्रेंचाइजिंग भी वही चीज है, आप काम एक करोगे कि आप फ्रेंचाइजी दे रहे हो, उसके इंपैक्ट कितने आएंगे आपको मैं बताता हूं। आपको फंडिंग मिलने आसान हो जाएगी, आपकी गुडविल बढ़ जाएगी, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट सस्ती हो जाएगी। आज सपोज करिए कि आप टिक्की परचेज कर रहे हो, लेट सपोज आज आपको 10 रुपए की आ रही है, क्योंकि आप खरीदी 50 पीस रहे हो, कल आपके 50 स्टोर खुल गए, अब 2500 पीस टिक्की खरीदनी है, वही 10 रुपए वाली चीज आपको 7 रुपए की पड़ेगी। आपके अपने स्टोर पर 30% की कॉस्टिंग कम हो गई। कॉस्टिंग कम होगी तो दो चीजें आप कर पाओगे, या तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा लो, या वो डिस्काउंट ग्राहक को दे दो। जो मर्जी कर लो, वो आपका आप सोच है। जितनी फ्रेंचाइजी खुलती हैं आज की डेट में, मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उतनी स्पीड से बंद भी हो रही है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। मॉल चले जाओ, आपने अगर 2 साल पहले किसी मॉल को विजिट किया होगा, वापस जाओगे आपको देखोगे इसमें कम से कम 8-10 शॉप तो इसमें बंद हो चुके हैं। हाँ जी। सेम स्ट्रीट पे भी, स्मार्ट स्ट्रीट्स पे भी यही मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो बंद होती है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्यों इतनी तेजी से ये फ्रेंचाइजीज बंद हो जाती है, उतनी ही स्पीड से बंद हो जाती है? एक शब्द में जवाब दूं? बिल्कुल। भेड़ चाल सुना है शब्द? बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं होता। एक कारण तो ये होता है कि कई बार कुछ चीजों की बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी चीजें बहा के ले जाती है अपने साथ। राइट। तो लोग बैक टू बैक मोमोज चले जा रहे हैं, मोमोज, कई सारे मोमोज वाले खड़े हो गए। अब आप अपनी आप जहां रहते हैं, जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी जिस लोकेशन में वो रहते हैं, आप देखना आज आपके यहाँ 6 मोमोज वाले खड़े हैं, 1 महीने बाद देखना आपको 4 ही पाएंगे, 2 गायब हो जाएंगे। आज 6 चाट वाले खड़े हैं, कल 4 ही पाएंगे। आज 6 सूज की बिजनेस खुले, कल 4 ही पाएंगे। तो ये बंद होना खुलना तो लगा हुआ है और लगा रहेगा। समटाइम्स क्या होता है कि हमने एक सोच के साथ स्टार्ट किया, हमने कोई ब्रांड लिया, हमने कोई फ्रेंचाइजी ली, हमने सोचा कि 2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, लेकिन वहां से मैं कमा सिर्फ 20,000 रुपए पा रहा हूँ। आज मेरी भी तो कोई मार्केट वैल्यू है, आज नौकरी भी करूंगा तो लाख रुपए तो मिलेंगे, मैं नौकरी से भी कम कमा रहा हूं, इसलिए बंद कर देते हैं। समटाइम्स मुझे लोकेशन चुनने में गलती हो गई। आज मुझे खोलना था, कोई हाई स्ट्रीट ब्रांड है, आपने मॉल में शुरू कर दिया। जैसे सपोज करिए कि आपने चाट का कॉर्नर खोलना है, आपने कोई फास्ट फूड कॉर्नर खोलना है, ये हाई स्ट्रीट पर ज्यादा चलते हैं, आपने मॉल में शुरू कर दिया, वहां पर फुटफॉल ही बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या चलेगा वहां पर? मैं आशीष भाई यहाँ पे बस एक चीज बोलूंगा, जिसने जो फ्रेंचाइजी बेच रहा है, जो कंपनी है, उसको तो बाय डिफॉल्ट मेरे से ये मिस्टेक हो सकती है लोकेशन को चूज करने में, तो वहां पे उसका हक नहीं है कि वो उसको गाइड करे कि नहीं यार ये आपकी चीज़ नहीं चल पाएगी क्योंकि ये लोकेशन आपकी नहीं। तो क्या लोकेशन एनालिसिस वो कंपनी नहीं करती, या उनको भाई ये चीज़ मेथड होता है कि यार चल पैसे तो आ ही रहे हैं, देख लेंगे बात के अंदर। हिंदुस्तान में हर कोई अगर हक से काम करना शुरू कर देना, हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया बनी रहेगी। नहीं, मैं या हक से तो काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। हम चाहे ब्यूरोक्रेट्स की बात कर ले, पॉलिटिकल्स की बात कर ले, बिजनेसमैन की बात करें, या आम जनता की बात करें, सड़क पे चल रही है, ठीक है ना कहीं वो जो एथिक है ना, वो मिसिंग है, वो मिसिंग है। सी बात है। देखो मेरा क्वेश्चन, आप एक कंपनी चला रहे हो, आपको तो 100% पता होगा इतने पास्ट एक्सपीरियंस से देखने के बाद में कि यार ये वाली लोकेशन आपके लिए सूट नहीं कर पाएगी बिकॉज आपकी एरिया नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बातचीत करूं, अगर हम लोग वी मार्ट ओपन करते हैं, उनकी एक इतनी डीप रिसर्च होती है कि यहाँ पे प्रोडक्ट भी क्या रखा जाएगा। मैं एक फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ किसी भी XYZ ब्रांड की, अगर मेरे को उतनी स्टैट्स मिल रहे हैं कि नहीं आपके यहाँ पे यही ब्रांड चलेगा क्योंकि हमने पूरा एरिया एनालिसिस कर रखा है, आई एम रेडी टू पे दैट ऑल्सो, बट ऐसा है क्या विशाल मेगा मार्ट बंद नहीं हुए, क्या वी मार्ट बंद नहीं हुए, क्या बिग बाजार बंद नहीं हुआ, क्या सबवे बंद नहीं हुआ, क्या मैकडोनल्ड के स्टोर्स बंद नहीं हुए, क्या डोमिनोज बंद नहीं हुए? आप कौन सा ब्रांड बोलिए ना, आप कौन से ब्रांड के स्टोर्स बंद नहीं हुए? सुभिक्षा रिटेल पूरा खत्म हो गया, पापा जोन्स पिज्जा बिल्कुल खत्म हो गया। ये सब लोग कौन थे? ये MNC ब्रांड्स,
जिनके पास एक एक चीज के लिए स्पेशलाइज बंदे हुआ होते थे, ऑपरेशंस के लिए, हर ऑपरेशन के लिए स्पेशलाइज मैनेजर थे। तो ये कहना कई बार गलत हो जाएगा कि हम बहुत स्पेशलाइज्ड हैं, हमें हर चीज की नॉलेज है, तो ये सक्सेस का गारंटी हो गई। लेकिन एक इसमें पॉइंट है कि ऐसे ब्रांड्स जिनका हमने मेंशन किया, इनकी जो एक दो फेलियर रेशो है वो रेशो बहुत कम हो जाता है, इसीलिए हमारा जो ट्रस्ट है, अपने विशाल मेगा मार्ट की बात किया या जितने भी ब्रांड आपने मेंशन किए, वहां पे हम थोड़े अश्योर्ड होके जाते हैं। बट जितने भी नए ब्रांड्स, अब जैसे आपके पास में भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, बट कैसा आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि लोग फिर पीछे पड़ गए होंगे, भाई ये क्या ब्रांड रेकमेंड कर दिया तुमने? भाई देखो, मेरे YouTube चैनल होल्ड लेना, गालियां तो खूब पड़ती हैं मैंने देखा है, नो डाउट। मतलब कि जो सच है वो सच है, हम सच को छुपा नहीं सकते, क्योंकि आप जब मार्केट में लोगों को बता रहे होंगे, आज मैं देख रहा हूं कि आज बहुत अच्छा कोई काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, आज हम उसे प्रमोट करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। अब मुझे नहीं पता कल उसके साथ क्या होगा। विजय माल्या जी के बारे में किसी को पता था किंगफिशर एयरलाइन बंद हो जाएगी, ठीक है ना? किसी को पता था क्या कि ये गीतांजलि ज्वेलर जो नीरव मोदी जी हैं, नमस्ते हो जाएंगे, ठीक है ना? ललित मोदी जिसने IPL खड़ा किया वो फरार हो जाएगा। तो बेसिकली आपको नहीं पता कि कौन से ब्रांड के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप क्या देख सकते हो कि आज जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एथिकल है कि नहीं है, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसके पास टीम है कि नहीं है, वो ब्रांड प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। हम यही तो देख सकते हैं ना। और उसके बाद वो ब्रांड फिजिकल भी है कि नहीं है। समटाइम्स केवल और केवल लोग पेपर्स पर होते हैं, फिजिकल होते ही नहीं है। मैं खुद फिजिकल चेक करता हूं, मैं या मेरी टीम चेक करती है, और सिर्फ ये नहीं चेक करते कि आज दिखा दिया, हम उसके पेपर्स तक लेते हैं। मतलब आज कोई ब्रांड के हम प्रमोशन के लिए जाते हैं, हम इस तरीके से चेक करते हैं जैसे हम लोन दे रहे हैं। कई बार तो ब्रांड से मेरा झगड़ा भी इसी बात पे हो जाता है कि भाई तेरे को पैसे दे रहा हूं प्रमोशन करने के। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तो तू कुछ पैसे दे रहा है, लेकिन इस पैसे के बदौलत या इस ब्रांडिंग के बदौलत, इस प्रमोशन के बदौलत जो गरीब आदमी जो आपकी फ्रेंचाइजी लेगा, कोई अपना सोना बेचकर, कोई अपनी जमीन बेचकर, कोई लोन लेकर जब फ्रेंचाइजी लेगा और उसका डूब गया तो वो बोलेगा तो मुझे ना, बिल्कुल ठीक है ना। मेरी लीगल लायबिलिटी कोई नहीं बनती है, लेकिन मेरी एथिकल लायबिलिटी तो बनती है ना कि मैं आपको चेक करूं। और उसके बाद भी मैं हमेशा कहता हूं कि ना वीडियो देखकर, ना कोई पेपर पर पढ़कर, ना कोई ब्लॉग पढ़कर कोई फ्रेंचाइजी मत लेना। आपको केवल मैंने बताया है कि मार्केट में एक ब्रांड अवेलेबल है, ये एजुकेशन मैंने आपको दी है। अब आपको इसका क्रॉस वेरिफिकेशन आपको भी करना चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन कि आप कितना पैसा उसमें लगा सकते हो, जितना पैसा आप लगा रहे हो, 1 साल तक नुकसान गया तो क्या नुकसान झेलने की कैपेसिटी है क्या आपके पास? उसके बाद आप कहां पर स्टार्ट कर रहे हो, जिस लोकेशन पर आप शुरू कर रहे हो, उस लोकेशन पर उस ब्रांड के लिए कस्टमर अवेलेबल है कि नहीं है, ये भी आप चेक करो। क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना, आज इंडिया में देख लो, आप जैसे ही 100 किलोमीटर पार करोगे वहीं पर आपके ग्राहक की पूरी की पूरी प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है। आप 100 किलोमीटर छोड़ो, हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, नोएडा की बात कर लेते हैं। नोएडा में भंगेल में और आप नोएडा सेक्टर्स की बात करो, ठीक है ना? बिल्कुल, आप बहुत अंतर है, बहुत बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जी, एक ब्रांड माने जाएगा। दिल्ली में आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की बात करो, महारानी बाग की बात करो, उसी के ठीक पीछे आपको भरत नगर या कोई ऐसी कॉलोनी आ जाएगी जहां पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी, राइट। तो अल्टीमेटली मैं 100 किलोमीटर ज्यादा बोल गया, और 2 किलोमीटर में आदमी का पे करने का प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आप कहाँ खोल रहे हो। जैसे मैं शास्त्री नगर में बहुत टाइम रहा हूँ, आज भी जब कोई गूगल पर फ्रेंचाइजी बताओ सर्च करेंगे तो शास्त्री नगर का एड्रेस आएगा। तो शास्त्री नगर का मेन मेट्रो स्टेशन पर हमारा ऑफिस था। तो मेन मेट्रो स्टेशन पर कोई भी बिजनेस खुलता था वो तो चल जाता था। जैसे ही 3 गली चेंज होती थी, 3 गली शिफ्ट होते ही लोगों के बिजनेस नहीं चलते थे। और एक कॉर्नर था, वहां पर तो हर 3 महीने में दुकान चेंज हो जाती थी। तो बहुत बेहतरीन कॉर्नर था, दूर से नजर आता था वो कॉर्नर, ठीक है। जो शास्त्री नगर रहते हैं वो देख लेंगे कि मेट्रो से उतरते थोड़ी सी अंदर जाओगे तो कॉर्नर पर हर 3 महीने में दुकान चेंज। आखिर क्यों? क्योंकि वहां पर खड़े होने की जगह नहीं थी। वो कॉर्नर ऐसा था, वहां पर हमेशा जाम लगा रहता था। अब आप सोचो कि जाम लगा रहता मतलब बहुत ग्राहक है। अरे जाम में ग्राहक नहीं होते, जाम में फंसे हुए लोग होते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, वहां रुकने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आपको यह भी देखना है कि भीड़ हमेशा ग्राहक नहीं होती है। राइट, बिल्कुल। अब आप बोलोगे मेट्रो से उतरते हुए सुबह दोपहर शाम खूब भीड़ उतरती है, वहां पर दुकान खोल लो तो, अरे भाई सब सवेरे आप ऑफिस जाते हो तो आपको भागने की जल्दी होती है। किस तरीके से आप मेट्रो में जाओ सुबह के समय में, कैसी भागदौड़ मची हुई होती है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया, मैं 52 मेट्रो से उतरते हुए मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि हर बार जब भी मैं मेट्रो से उतरता हूँ मुझे ब्रांड चेंज दिखता है। जबकि वहां से भीड़ जब निकलती है ना, मैं सर बता रहा हूँ कम से कम 1000 बंदा निकलता है।
अरे 1000 आप कम बोल रहे हो, हर डेली का लाखों लोग वहां से गुजरते नहीं, हैं। वही कह रहा हूँ कि एक बार जो पास करता है वो 1000 बंदा करता है, और वो 1000 बंदे ना, एक बंदा भी वहां नहीं रुकता है, इसलिए वो हर दूसरे महीने में देखता हूं कि कभी कोई पिज्जा वाला, कभी कोई बर्गर वाला, बस वो बर्गर पिज्जा चेंज हो रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं बट कोई शॉप तक जा ही नहीं रहा है। आपको अगेन देखिए, आप लोग मार्केटिंग वाले लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, हम तो उतने एक्सपर्ट है भी नहीं। आप एक चीज समझिए कि हर भीड़ ग्राहक नहीं होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। उस भीड़ का मोटिव क्या है, क्या चाहती है, क्यों जा रहे हैं मेट्रो में? मेट्रो में हम अपने डेस्टिनेशन तक जाना चाह रहे हैं, हम भागना चाह रहे हैं कि भाग के जाएं फटाफट से, अपने ऑफिस जाएं, अपने घर जाएं, जिनसे मिलने जा रहे हैं उनसे मिलने जाएं। हाँ, उसी में से कुछ 0.001% लोग ऐसे होंगे कुछ खाने के लिए रुक जाएंगे, लेकिन कपड़ा खरीदने तो कोई नहीं रुकेगा, जूते खरीदने तो कोई नहीं रुकेगा, ठीक है ना? तो खाने के लिए भी आप देखोगे वहां पर आपको फाइन डाइन नहीं मिलेगा, वहां पर आपको चिप्स के, नमकीन के, बिस्किट के, वो भी जो आपको विद इन ए मिनट सर्व हो सके, वही QSR वाली चीज, ठीक है ना? अगर आपको बर्गर भी मिलेगा तो आपको पैक्ड बर्गर मिलेगा, ये नहीं बोलेगा खड़े हो जाओ मैं 15 मिनट बना के देता हूं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर जल्दी है, लोग फटाफट से पेटीएम करेंगे, सामान उठाएंगे और चलते हुए खाएंगे, खड़े होकर नहीं खाते लोग वहां पर। तो ऐसे ब्रांड्स तो फिर भी सस्टेन कर जाएंगे, सक्सेस नहीं कर पाएंगे, फर्क होता है। लेकिन वहां पर क्यों खुलते हैं ब्रांड? क्योंकि वहां पर विजिबिलिटी बहुत मिलती है। आपको क्या लगता है एयरपोर्ट पर जितने ब्रांड खुल रहे हैं, क्या बहुत पैसे कमा रहे हैं? जस्ट फॉर द विजिबिलिटी, आपकी मार्केटिंग हो रही है। आज आप बहुत अच्छी मार्केटिंग है, बिल्कुल। आज आप दिल्ली के किसी भी कॉर्नर पर एक होर्डिंग लेते हो, आपको क्या लगता है कितना किराया होता होगा? हाँ ठीक है, किराया 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीने का किराया है एक होर्डिंग लगाने का। उस होर्डिंग पे तो आप सामान नहीं बेच रहे ना, केवल आप अपना ठप्पा ही दिखा रहे हो। तो वही विजिबिलिटी आपकी एयरपोर्ट पर हो जा रही है, प्रॉफिट शेयरिंग में भी मिल जाते हैं स्टोर्स आपको एयरपोर्ट पर, या किराए पर भी मिल रहे हैं। तो आपको एक अच्छी ग्राहक के बीच में, मतलब आज एयरपोर्ट पे जो जा रहा है वो आपके लिए एक अच्छा कस्टमर है, और वो आराम से जाते हैं। एयरपोर्ट पर भागदौड़ नहीं होती, आप देखना, क्योंकि एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे पहले आपको एंट्री करनी होती है, तो लोग मजे से आराम से जाते हैं। कई बार लोग विंडो शॉपिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, मैं खरीदता नहीं हूं लेकिन विंडो शॉपिंग बहुत करता हूं। आशीष भाई, आप फ्रेंचाइजीज के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो। अपने खुद के कितने ब्रांड्स आपने फ्रेंचाइजी में बना लिए, या आपने कितनी फ्रेंचाइजीज खुद करी हैं? मैंने अपना स्टोर आज तक एक भी नहीं खोला है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं बात करूं कि पिछले 8 सालों में मैंने 500 से ज़्यादा ब्रांड के साथ काम किया है, आज 10,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने फ्रेंचाइजी दिलवाई है, ठीक है। सक्सेस रेशियो, अगेन आप पूछोगे सक्सेस रेशियो क्या है, तो 70-80% का सक्सेस रेशियो भी है। मतलब 10 में से 7 दुकानें चल भी रही हैं, 3 दुकानें बंद भी हुई हैं, तो ऐसा भी है। मेरे भी अपने 2 ब्रांड हैं जिनकी मैं फ्रेंचाइजिंग कर रहा हूँ। कौन से हैं? एक शिवाशीष है, ठीक है। अब उसके अलावा जो दूसरा ब्रांड हमने अभी शुरू किया है एक्यूब स्टूडियो, जिस स्टूडियो में आप बैठे हैं, इन स्टूडियोज की फ्रेंचाइजी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ट्रेंडिंग बिजनेस जो चल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ब्रांड्स की फ्रेंचाइजिंग भी हम कर रहे हैं। तो आज फ्रेंचाइजिंग किसी भी ब्रांड की हो सकती है। आप क्या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को दे सकते हैं विद मिनिमाइज्ड रिस्क। मैं विदाउट रिस्क नहीं बोलूंगा कभी भी, विद मिनिमाइज्ड रिस्क। अगर बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क है, बिल्कुल। कितना कम और कितना कैलकुलेटेड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, बिल्कुल। और बिजनेस में तो भैया जो इश्क कर सकता है वही आए, क्योंकि इश्क में क्या होता है, आपको आग का दरिया पार करना होता है, और बिजनेस आग का दरिया ये भाई। अभी आपने बोला कि 70% मतलब सक्सेस है। हाँ। जो 25 से 30% फेल हो रहे हैं, हाँ। उसके हिसाब से आपका रेड फ्लैग क्या? अगर कोई ऐसा फ्रेंचाइजी आपको दिखता है, आपको लगता है कि ये 3 फैक्टर हैं, अगर आपको ये दिखते हैं तो आप ये फ्रेंचाइजी मत लो। सबसे पहली चीज ना, इसमें बहुत सारे से फ्रेंचाइजी पॉइंट पर ही नहीं होता है, कई बार सेल्फ पॉइंट पर भी होता है। मैं आपको दोनों मिलाकर बताता हूँ। पहली चीज तो, अगर फ्रेंचाइजी फीस आपके इन्वेस्टमेंट का 20% से ज़्यादा है, तो आप कभी फ्रेंचाइजी मत लो, नंबर 1। दूसरा, अगर वो फ्रेंचाइजी फीस के बदले आपको क्या सपोर्ट दे रहा है, वो सपोर्ट जस्टिफाइबल नहीं है। कई बार सपोर्ट में ये भी होता है कि आज किसी बहुत बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी मिल रही है, लाइकवाइज आपको हल्दीराम बीकानेर वाला की फ्रेंचाइजी मिल रही है, वो आज एक बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी फी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम लगते ही ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। आ जाएगा, भाग के आएगा, क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। लोकेशन मैटर करती है। बट ऑब्वियसली वो जाएंगे ही नहीं ना उल्टी लोकेशन पे, तो वो ऐसी लोकेशन पर जाएंगे जहां पर उनके ग्राहक अवेलेबल है। जब आज के दिन कोई भी ब्रांड फ्रेंचाइजी देने से पहले पता क्या देखता है कि मेरी डिमांड उस लोकेशन पे है कि नहीं है। तो एक जो सही ब्रांड होगा ना, उसको हमेशा ये चेक करेगा कि मुझे ग्राहक वहां ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है।
अगर ग्राहक आपको ढूंढ ही नहीं रहा तो फ्रेंचाइजी क्यों दे रहे हो आप उस लोकेशन पे? राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, तो गलत है। तो अगेन ये आ गया कि आप ये देखो कि जिस जगह पर आप फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हो वहां पर उस ब्रांड की डिमांड है कि नहीं है। अब ब्रांड की डिमांड ही नहीं है तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बंद ही होगा। ठीक है, जो आपने कहा अगेन हो सकता है ऐसा कि कई जगह पर ना चले। दूसरा, आप जब कोई ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो आपने जो पूंजी लगाई है उस पूंजी के बाद बेयर मिनिमम 6 महीने का वर्किंग कैपिटल आपके पास है कि नहीं है। राइट। किसी भी बिजनेस में आप बड़े से बड़े बिजनेस की बात करो, हो सकता है कि वो 3, 4, 5 महीने आपको प्रॉफिट ना कमा कर दे और आपको घर से पैसा लगाना पड़े। घर से पैसा लगाना पड़ा अगर आपको और आपके पास पैसा नहीं हुआ, उस सूरत में आप क्या करोगे? ताला ही लगाओगे। मैक्सिमम केसेस में ये होता है। मैक्सिमम केसेस में ये होता है। लोग लास्ट का जो पैसा होता है ना, मतलब ओपनिंग जब करते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी किसी से उधार मांग के करते हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखी है कि बहुत सारे स्टार्टअप हमारे पास जब आते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमने फ्रेंचाइजी के लिए अपने पूरे इंटीरियर के लिए इतना पैसा लगा दिया है कि अब मेरे पास मार्केटिंग का बजट है ही ऑपरेशनल नहीं, के लिए पैसे ही नहीं बचे। या फिर जो कंपनी उनको फ्रेंचाइजी दे रही है और जो उन्होंने मार्केटिंग में डिफाइन करके दिया है वो इतना बियर मिनिमम है कि उससे वो 10 किलोमीटर का मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और तीसरी चीज यही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो क्या आपने उनका सारा जो आपके पास जो भी पॉइंटर्स आए हैं, जो प्रपोजल आपके पास आया है, उस प्रपोजल को आपने रीवेरीफाई किया है। जैसे कि आपने प्रपोजल के समय में बोल दिया कि जो कंप्लीट इंटीरियर है वो 1000 रुपये स्क्वायर मीटर में होगा। लेट सपोज कि 300 स्क्वायर फीट का 3 लाख में हो जाएगा। अब 3 लाख में आपको क्या क्या चाहिए? रैक चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, CCTV चाहिए, POS चाहिए, आपको काउंटर्स चाहिए, आपको मेन डोर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए, सब चीज़ चाहिए ना। तो एक बार आप क्रॉस वेरीफाई अपने लोकल वेंडर से तो करवा लो, क्या उतने में हो जाएगा? 2 चीज़ें होती हैं इसमें, मैं आपको बता दूं। कई बार वो 5 लाख रुपए लगना होता है, केवल फ्रेंचाइजी बेचने के लिए उन्होंने 3 लाख आपको बता दिया। तो आपने सोचा था 3 लाख में हो जाएगा, हो 5 लाख में रहा है, तो 2 लाख रुपए जो आपने वर्किंग कैपिटल के लिए रखे थे वो पहले आपके खत्म हो गए। दूसरी एक चीज़ और होती है, कई सारे ब्रांड ये गलती करते हैं, मतलब 5 लाख रुपए आपको बताए या 3 लाख ही बताए कि 3 लाख में ये सारा काम हो जाएगा, एक्चुअल वो काम होता है 1.5 लाख का है। ओके। बहुत सारे ग्रोसरी ब्रांड ये ऐसे ही कमा रहे होते हैं झूठ बोलकर कि इंटीरियर का पैसा ले लिया 5 लाख रुपए, ठीक है, और वो इंटीरियर करवाया 1.5 लाख रुपए का। अब अलमारी बोलेंगे, जो रैक्स लगते हैं, वो रैक भी अलग अलग गेज के आते हैं, मतलब कितना मोटा पतला हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको बोला था कि 304 लगेगा, लेट सपोज, ठीक है ना। अब उन्होंने लगवा दिया 302, मतलब महंगा वाला बताकर सस्ते वाला लगवा दिया और उसमें आपको पूरे स्टोर में 1 लाख रुपए का फर्क पड़ गया। आपका इधर तो जब जैसे उस पर वजन रखोगे वो झूल जाएगा या टूट के नीचे गिर जाएगा, बाद में आपका सामान भी खराब, रैक भी खराब, और बाद में आप दोबारा नया लगाते हुए जाओगे। तो ये भी आप प्रॉपर चेक करो कि कौन सा आपको रैक बताया है, स्पेसिफिकेशंस, आपको कौन सा फ्रिज बताया है। अब आज आप AC लेने जाओ तो हायर का AC और कैरियर का AC फर्क आ जाता है प्राइसिंग में। बिल्कुल। आपको 5 स्टार विद इन्वर्टर और 3 स्टार दोनों के प्राइसिंग में फर्क आ जाता है। तो आपको AC बोलेंगे, आपको ये नहीं बोलेंगे कौन सा AC, आपको फ्रिज बोलेंगे, ये नहीं बताएंगे कौन सा फ्रिज कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ। तो आप ये सारी चीजें पूछो कि समटाइम्स क्या होता है कि आपके प्रपोजल में और आपके एक्चुअल में इतना डिफरेंस हो जाता है कि फ्रेंचाइजी पहले दिन ही कर्जे में चला जाता है। राइट। तो हर बार फ्रेंचाइजी की गलती नहीं होती है, प्रपोजल में भी मिस्टेक होती है। और वो प्रपोजल आपने ले लिया, ठीक है, आप क्या उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि आपके मार्केट में वेंडर नहीं है? और वेंडर की क्या जरूरत है? आप ऑनलाइन सब चीजें चेक कर लो आज के दिन। तो छोटा तो आइडिया मिल जाता है। कितना परसेंटेज ऐसा दिखता है? रीजन इज क्योंकि कई बार आप रेकमेंड कर रहे होते हैं या कई बार जो फ्रेंचाइजी बेच रही होती हैं वो डे 1 में अगर उन्होंने कस्टमर का ट्रस्ट लूज कर दिया जो उनसे ले रहा है फ्रेंचाइजी, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना उनके लिए। तो भाई उनको तो पता है कि हम डूब ही जाएंगे अब तो, क्योंकि आपको डे 1 में अगर ये आ गया कि मुझे डूबना ही है, जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं मेरे साथ में, तो आपका जो ब्रांड पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था वो ब्रांड शायद आप ट्रस्ट के साथ चलाओगे नहीं, तो फिर आगे कैसे रन करोगे? ये बहुत बड़ा इशू है। जितने भी ब्रांड आज ये सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन सब लोगों से निवेदन है कि फ्रेंचाइजी बेचे नहीं, फ्रेंचाइजी बनाए। यस, ठीक है ना। अगर आप बेचने जाओगे तो हो सकता है कि आप मार्केटिंग का, झूठ सच का, गलत तरीके से प्रमोशन का, टाइट सरफ लगाते ही तो आपका शर्ट बिल्कुल चमक जाएगी, फिर खरीद के चमका के दिखाओ तो मानूं, ठीक है ना। तो आप ऐसी मार्केटिंग ना करें जो इलॉजिकल है या जो सही नहीं है, ठीक है ना।
ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आपने सही तरीके से ट्रस्ट जीत लिया ना अपने ब्रांड का, जिसको आप फ्रेंचाइजी दे रहे हो, उसका आपने ट्रस्ट जीत लिया, तो वो आपके लिए मेहनत कर कर कमा कर देगा। मैंने बहुत सारे ऐसे ब्रांड देखे हैं जिनको उनके फ्रेंचाइजीज ने बनाया है। आशीष भाई, बहुत सारी ना अभी जो फ्रेंचाइजी के ऑफर्स आते रहते हैं। हाँ। मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में हम लोग बिफोर पॉडकास्ट भी डिस्कशन कर रहे थे कि पैसे हैं, कहीं पे लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो कई बार सैलून की फ्रेंचाइजी का ऑप्शन आ रहा है, QSR का ऑप्शन आता है, सुपरमार्केट ओपन करने का ऑप्शन आता है। अगर मेरे को ये चूज़ करना है एंड आई कैन इन्वेस्ट अराउंड 20 लाख रुपीज़ ऑफ मनी इन, तो मेरे को कौन सा चूज़ करना चाहिए? और जब मैं ये 20 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो किस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटीज़, जो आपको लगता है इतनी ही एक्सपेक्टेशंस करो, वैसी ना हो कि लोग बोलते हैं 20 लाख लगाओ 5 लाख रुपए महीना कमाओ। तो आपके अपने एक्सपीरियंस से मैं चाहूँगा, अगर एक कोई बंदा 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और मैंने कुछ ऑप्शंस बताए जो मेरे पास ऑफर आए हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले हम कमाने की बात करते हैं। कमाई होती है योर टाइम मल्टीप्लाइड बाय योर मनी, ठीक है ना। एक आप बिजनेस में आप समय नहीं लगा रहे हो। अच्छा, समय का मतलब ये वहां पर बैठना नहीं होता है, समय का मतलब होता है एक्टिव टाइम। एक्टिव, राइट। आपके समय की वजह से क्या इनकम आ रही है, तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय मनी। एक बिजनेस में, जैसे सैलून में या ग्रोसरी स्टोर में या QSR में, आपने क्या किया, पैसा लगा दिया। अब आपको समय क्यों लगाना है? आप क्या करोगे वहां? गल्ले पे खड़ा होने का समय बोलोगे, मैं तो 12 घंटे लगा रहा हूं, उसको समय नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना। आपकी वजह से क्या एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। तो वहां पर ऐसे बिजनेस में आपको अगर 4 से 5% महीने का अगर प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज टू गुड। मतलब कि आपने 25 लाख 30 लाख रुपए लगाए थे और आप लाख से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो ना, सारे खर्चे काटकर, बहुत अच्छा कमा रहे हो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि 25 लाख रुपए लगाओ 5 लाख रुपए महीना कमाओ, मैं एक बात बोलूं, वो गधा है। बिल्कुल। गधा क्यों है ये भी मैं बता देता हूं। उसे फ्रेंचाइजी क्यों बेचनी है? वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर फंडिंग वंडिंग लेकर अपनी 100-200 स्टोर खोल ले। अनरियलिस्टिक है। मतलब 20% कमा रहे हो, साल का कितना कमा रहे हो? 240% कमा रहे हो। आपको लोन कितने परसेंट में मिल जाएगा? 18% पे, 15% पे। क्या प्रॉपर्टी इस रेट से ग्रो कर सकती है? आप तो रियल एस्टेट से हो ना। कितनी महंगी प्रॉपर्टी हो गई पिछले 4 साल में, क्या 100% की ग्रोथ आई है क्या? गोल्ड कितना महंगा हो गया पिछले 5-6 सालों में, क्या 100% की ग्रोथ आई है क्या? सारा गोल्ड बेच के, सारी प्रॉपर्टी बेच के, हर चीज बेच के अपने बिजनेस में लगा दो। अगर आप 200% ये भी एक अच्छा रेड फ्लैग है कि आप पहले जो जिस तरीके का वो प्रॉफिट बता रहे हैं, आप उसको एक्चुअली अपनी बिजनेस साइकिल से समझ पाओ कि भाई ये प्रॉफिटेबिलिटी जो बता रहे हैं वो अचीवेबल ही नहीं है। अचीवेबल ही नहीं है सर। देखो, छोटे इन्वेस्टमेंट में मैं 20-25-30 लाख के इन्वेस्टमेंट को एक मीडियोकर इन्वेस्टमेंट या स्मॉल टिकट साइज इन्वेस्टमेंट ही बोलूंगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप 3% से लेकर 5% तक का प्रॉफिट कमा रहे हैं। यू आर अर्निंग टू गुड विद योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सेल्फ और योर ऑथराइज पर्सन। उसमें चाहिएगा 1% तो, चाहे ऑथराइज पर्सन हो चाहे आप खुद हो। इससे ऊपर की प्रॉफिटेबिलिटी मत सोचो। समटाइम्स सीजन में आ जाएगी, जैसे शादियों का सीजन है तो सैलून में आ जाएगी, कपड़े की दुकान में आ जाएगी, ठीक है ना, स्वीट शॉप्स में आ जाएगी, या फिर अगर जब त्योहारों का सीजन है तो ग्रोसरीज में आ जाएगी। उस समय आ जाएगी अच्छी खासी रिटर्न। लेकिन हम एवरेज देखेंगे पूरे साल का। बिल्कुल, पूरे साल का एवरेज इतना ही आना है। तो इससे ऊपर नहीं आना। अब आपका था कि मैं कौन सा करूं, तो कौन सा करूं ये डिपेंड करेगा लोकेशन पर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम नोएडा में रह रहे हैं। नोएडा में सोसाइटीज हैं। किसी सोसाइटी में 500 घर हैं, किसी में 1000 घर है, किसी में 2000 घर हैं, और हर सोसाइटी के बाहर सोसाइटी की मार्केट है। बिल्कुल, ठीक है ना, जहां 50 दुकानें 40 दुकानें हैं, हर सोसाइटी में है। अब उस सोसाइटी में मुझे काम करना है। उस सोसाइटी में ऑलरेडी 5 सैलून खुल चुके हैं और आपको कोई अच्छे सैलून की फ्रेंचाइजी मिल रही है, क्या करनी चाहिए? नहीं, मेरे को लगता है कंपटीशन ही इतना ज्यादा हो गया तो एक और ग्राहक लिमिटेड है, ग्राहक लिमिटेड है, ऑलरेडी 5 चल रहे हैं, स्कोप नहीं है। लेकिन कोई ठीक ठाक ग्रोसरी स्टोर नहीं है और ग्रोसरी स्टोर की फ्रेंचाइजी आपको मिल रही है, कर लो। कोई डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी आपको मिल रही है, कर लो। कोई स्किलिंग एजुकेशन सेंटर की फ्रेंचाइजी आपको मिल रही है, कर लो। ठीक है, तो हमेशा बिजनेस ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां कमा नहीं सकते हो? लोग गोबर बेच के पैसे कमा रहे हैं, मंदिर से फूल चुनकर पैसे कमा रहे हैं, लोग मट्टी बेचकर पैसे कमा रहे हैं। खाद का बिजनेस, 1 रुपए की लागत 100 रुपए की कमाई, 100 टाइम्स इनकम आ जाती है जब आप डायरेक्ट D2C में जाओगे, तो इतनी कमाई आ जाती है। तो बिजनेस तो हर एक प्रॉफिटेबल होता है। आपको देखना यह है कि इस बिजनेस को जहां मैं कर रहा हूं वहां पर नंबर ऑफ
कस्टमर्स कितने हैं, वो नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने टाइम डिवाइड हो गए, मतलब जैसे 100 कस्टमर है, 5 सैलून है, मतलब 20-20 मान लो, क्या 20 कस्टमर से मेरी ROI निकल कर आएगी? नहीं आएगी। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रिवर्स कैलकुलेशन में अगर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है, हर एक बिजनेस में फायदा है। आप मुझे बताओ कौन सा बिजनेस नुकसान देता है? अगेन बात वही है कि जो भी फ्रेंचाइजी ले रहा है उसको भी अपनी एनालाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट देखनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ आ रहा है, आपने सिर्फ फ्रेंचाइजी वाले की बातचीत मानी। अपनी सेल्फ एनालाइजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी R&D बहुत रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आज सबको नॉर्मल लॉज पता है। जैसे मान लो गाड़ी का चालान हुआ, ठीक है, कोर्ट में जाकर भरना है, सबको पता है कोर्ट में जाके जज के सामने खड़ा होना है और वहां पर आपको चालान भर देना है। उसके बाद में भी 100 में से कितने लोग वकील करते हैं? 99% लोग वकील करते हैं। आपको पता है कि बुखार हुआ है, मुझे ये दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, ठीक है, बहुत लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से एडुकेट किया जा रहा है लोगों को, लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो दवाई दुकान मेडिसिन नहीं देती है, और प्रिस्क्रिप्शन कौन देगा? डॉक्टर देगा। तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको छोटे सा बुखार हुआ है, एक छोटा सा चालान भरना है, तो आप लॉयर के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो। आप अपने लाइफ टाइम के लिए एक बिजनेस कर रहे हो, अपने जीवन की एक बड़ी पूंजी लगा रहे हो, और वहां पर आपको बिजनेस कोच पे जाने में शर्म आ रही है। एक छोटा सा पैसा लेगा वो 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपए, वो आपको देने में तकलीफ हो रही है। सर दिक्कत कहाँ पे है ना, दिक्कत ये है कि लोग ना क्या करते हैं, एक वीडियो देखा, हाँ, या कोई एडवर्टाइजमेंट देखा, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लिया। उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि मैं आशीष जी को कॉल कर लूँ एक बार, या उनकी टीम से एक बार बात कर लूँ, या अगर वो लेट्स सपोज कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, या कोई और भी एक्सपर्ट है ना, एक कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, एक कंसल्टेशन लूँ, डिटेल डिस्कशन करूँ, प्रोज एंड कॉन सारे जानूँ, एंड देन अगर मैं फ्रेंचाइजी लूँ तो बेटर होगा। लोग 100 आपने अगर कोई ब्रांड प्रमोशन किया होगा, 100 फ्रेंचाइजी बिक गई हाँ जी, होंगी, हाँ जी, लेकिन उसमें से शायद ही 2 लोग आपके पास में डायरेक्ट आके बात करते होंगे ना के बराबर आते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ सक्सेस रेशियो कम है, वो क्यों कम है? वो इसीलिए कम है कि लोगों ने ब्लाइंड फेथ होकर, अब मैंने अपने वीडियो में बोलना शुरू कर दिया है कि अगर आप मेरे वीडियो देख के फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो ये वीडियो मैं केवल एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके से आपको प्रपोज नहीं कर रहा हूँ ब्रांड लेने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी वीडियो, इट्स नॉट अबाउट आपका ही वीडियो, कोई भी दुनिया में वीडियो देखे, आपको रिसर्च करना है, खुद समझना है। बहुत सारे ऐसे ऑनर मैंने देखे हैं जो फ्रेंचाइजी ऑनर्स हैं, उनके पास खुद स्पेस नहीं है किसी भी मेट्रो सिटी में, अब वो वहां पे ऑफिस लोकेट करके बैठे हुए हैं। आप बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में बैठे फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उनकी, बिना यहाँ पे आए हुए, विजिट किए हुए, और फिर जब आपके साथ कुछ गड़बड़ होता है तो आप एकदम चिल्लाना चालू कर देते हैं। बहुत लोग डूबते हैं। मैंने भी स्पीक एशिया एक कंपनी आई थी, सर्वे वाली कंपनी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी कुछ पैसे डूबे थे वहां पर तो हम भी उस समय बहुत यंग एज में थे, तो मैंने देखा कि ये भाई कमा रहे हैं, ये भाई कमा रहे हैं, तो लगा दो। मैं देखता हूँ ये तो वेफल के बिजनेस में पैसा कमा रहा है, ठीक है ना, तो मैं भी वेफल का बिजनेस कर दूं। ये तो स्वीट शॉप खोल के कमा रहा है, मैं भी स्वीट शॉप चालू कर दूं। इसने जूते का बिजनेस किया था, चल काम करा लिया। इसने सर्विस सेंटर शुरू किया था, इसने अच्छा कमा लिया। अरे उसने किया था, उसके पास कैपेबिलिटी थी, उसको आइडिया था, उसको पता था उसके लिए ग्राहक कैसे लेकर आए। आप अपना देखो ना, आपको क्या आता है। बिल्कुल, आपको अपने बारे में देखना है कि मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूं। जिसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हो उसमें मैं नहीं हो सकता हूं। आप एक्स काम करके पैसा कमा रहे हो, जरूरी नहीं आप वाई काम करके भी पैसा कमा लोगे। बिल्कुल, तो आप देखो कि आपकी एक्सपर्टाइज क्या है, आप किस तरीके से उस एक्सपर्टाइज से पैसा कमा सकते हो। मैंने कई बार रियल एस्टेट में पैसा लगाने की, कमाने की सोची, हर बार नुकसान में रहा। क्या रियल एस्टेट खराब होता है? बिल्कुल नहीं है। मैं तो और ये बैठे आपके साथ में, इन्होंने सारा पैसा ही रियल एस्टेट, सारा पैसा मैंने मेरे दोस्तों ने कमाया, करोड़ों कमाए रियल एस्टेट से। यहाँ पे मैं जरूर बिल्कुल बोलूंगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो यस, जैसे आप बताते हैं फ्रेंचाइजी के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट है, एक कोच रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको रियल एस्टेट के अंदर एक अच्छा कोच मिल गया ना, वो हमेशा फायदा ही कराएगा। हाँ, एग्जैक्टली मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि आज आपने अर्ध ज्ञान के साथ आधी नॉलेज लेकर कहीं पैसा लगाया, कहीं बिजनेस किया, कहीं इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां पर लॉस के चांसेस होंगे। जो मैंने अपने लिए घर परचेज किया वहां मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। राइट। तो जहां मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा वहां में नुकसान में चला गया। और जबकि उल्टा होना चाहिए, मतलब घर इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है वो। तो कभी क्या आपका, अगर चाहे आप मान लो कि 10 करोड़ का भी बिक रहा है, 20 करोड़ का भी बिक रहा है, बेचना नहीं है भाई, जो बेचना था वो बढ़ नहीं रहा, तो ऐसा होता है कि क्योंकि सही तरीके से एनालाइज करना नहीं आया।
तो आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आप नॉलेज लेकर करोगे, एक्सपर्ट की राय के साथ करोगे, उसको 4 बार सोच के करोगे, तो वहां पर आपके लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल। जब आप केवल एक वीडियो देखकर, एक ब्लॉग देखकर, या अपने किसी दोस्त को देखकर कि वो तो कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा, ये देख के करोगे तो आपके लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो यही चलता है सब जगह। आशीष जी, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये मुझे लगता है कि आपने वैलिड आंसर्स दिए। वैलिड आंसर इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि जो भी इसको सुन रहा है ना, तो उसको ना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि आप चैनल चलाते हैं, इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, इतने सारे लोग आपको देख के फॉलो करते हैं। अगर कुछ ही लोग इस वीडियो को देख के अगर उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो राइट पाथ पे आते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट का जो पर्पस है वो सॉल्व होगा। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना इन्फॉर्मेशन और वैल्यू ऐड किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आशीष जी। काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली हैं इस पॉडकास्ट के अंदर कि जब भी आप फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो तो ज़रूर एक एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लेके काम करें। इट्स नॉट कि आपके पास डायरेक्टली फ्रेंचाइजी सेल करने के कॉल आ रहे हैं और आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखी और आपने उसके अंदर जाके लगा दी। उसके अंदर भी देयर आर सो मैनी एक्सपर्ट। आशीष जी हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। आपके पास किसी भी तरीके की फ्रेंचाइजीज को स्टडी करनी है तो आशीष जी डेफिनेटली कैन हेल्प यू आउट इन दिस। थैंक यू आशीष जी। सर मैं बस for इतना ही giving us कहना the चाहूँगा सर, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, हर इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है, हर बिजनेस अच्छा होता है। कहाँ ही भी आप पैसा लगाएंगे वहाँ से आप इनकम कमाने की सोचेंगे, लेकिन बस जैसे आपने बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो आप बिना सोचे, बिना समझे, बिना कैलकुलेशन किए कहीं भी पैसा ना लगाएं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो SIP में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, या अपनी मार्केटिंग में भी लगाना है, तब भी सोच कर लगाएं। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू सो मच।